गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं आज यहाँ लेकर आया हूँ कक्षा 11 के विषय बही खाता तथा लेखा शास्त्र के अंतर्गत, जैसा मेरा टॉपिक चल रहा है ट्रायल बैलेंस तलपट का। पिछली वीडियो में मैंने तलपट क्या होता है ये समझाया था, इससे रिलेटेड थ्योरी बताई थी, इसके बारे में अशुद्धियाँ बताई थी। आज एक इसका मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ तलपट में। तो तलपट में ये एक क्वेश्चन है जिसमें विभिन्न खातों के नाम दिए हैं और उनके शेष दिए हैं। लिखा है निम्नलिखित शेषों से 31 दिसंबर 2019 का तलपट बनाइए। तो तलपट में यहाँ पे हम बनाएंगे तलपट, ट्रायल बैलेंस, और इसकी डेट भी जो भी दे रखी होती है 31 दिसंबर 2019 दी है, तो 19। तो यहाँ पर देखा आपने, यहाँ पर दो कॉलम है तलपट के, दो कॉलम होते हैं, डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष। आपने जो भी खाता बही में बनाए हैं उसमें दो तरह के बैलेंस आते हैं, एक बैलेंस डेबिट वाले होते हैं, एक बैलेंस क्रेडिट वाले होते हैं। तो डेबिट बैलेंस को तलपट के डेबिट इस पक्ष में और क्रेडिट बैलेंस को तलपट के क्रेडिट पक्ष में लिख दिया जाता है, और इसका फिर जब दोनों ही शेष लिख दिए जाते हैं तो वो तलपट का योग बराबर आना चाहिए। लेकिन ये वो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है कि पहले जर्नल लाओ, फिर खाता बही लाओ, फिर खाता बना के उनके शेष निकालो, तो वो एक दो वीडियो में संभव भी नहीं था। इसलिए मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन लाया हूँ कि कुछ खाते बनाए होंगे, उसके शेष यहाँ दिए गए हैं, इनमें कौन सा डेबिट होता है कौन सा क्रेडिट होता है, उस खाते को चुनकर इसमें डेबिट में या क्रेडिट पक्ष में उसको लिखना होता है। कुछ मैं मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। सारी संपत्तियाँ डेबिट होती हैं, सारे खर्चे डेबिट होते हैं। सारी संपत्तियाँ क्या होती हैं? ऐसी कोई वस्तु जिसे बेचकर पैसा प्राप्त किया जा सकता हो, वो संपत्तियाँ होती हैं, तो वो सारी की सारी डेबिट होती हैं। उसके अलावा सारे खर्चे, जितने भी खर्चे हैं टोटल, वो सारे के सारे डेबिट होते हैं। उसके बाद कुछ इसमें ऐसी संपत्तियाँ जिसका नाम मैंने दिया था पहले टर्मिनोलॉजी में, इसकी लेखा शास्त्र की शब्दावली मैंने एक टॉपिक करके पहली वीडियो में दिया था, जो शायद चैप्टर 1 से रिलेटेड था, उसमें बीओ के अंतर्गत। तो आज ये वही चीज़ है, हमें शब्दों का मतलब भी पता होना चाहिए, तभी हम इसमें डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं। उसके अलावा क्रेडिट पक्ष में कौन सी आती हैं? क्रेडिट पक्ष में सारे ऋण जो दायित्व होते हैं वो आते हैं, इनकम है, कोई प्राप्ति हैं वो आती हैं। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब जैसे अब मैं चालू करता हूँ तलपट को। सबसे पहले दिया है पूंजी खाता 10,000 रुपये। आपने जनरल में एंट्री बनाई होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कभी भी कैपिटल अकाउंट को आपने डेबिट देखा ही नहीं होगा, क्योंकि पूंजी एक प्रकार से व्यापारी के ऊपर दायित्व होता है, जो स्वयं का उसका दायित्व है। तो ये पूंजी क्या है? पूंजी एक व्यक्तिगत खाता है। पूंजी एक व्यक्तिगत खाता है, जो व्यापारी स्वयं व्यापार में पूंजी लगाते हैं, वो व्यापार जो है उनका कर्जदार हो जाता है। तो व्यापार पूंजी के रूप में उसे दायित्व मानता है। तो ये क्या है? ये धनी होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। तो यहाँ में कहाँ लिख देंगे? क्रेडिट पक्ष में कैपिटल अकाउंट, या कैपिटल अकाउंट ऐसे लिख देते हैं। कितना है? 10,000। उसके बाद दिया है कमीशन खाता। यदि किसी खाते के आगे स्पेशली लिखा हो कि ये डेबिट है या क्रेडिट है, तो उसे उसी पक्ष में डालते हैं, चाहे वो कुछ भी होता हो। जैसे इन्होंने कहा है कमीशन खाता, ब्रैकेट में धनी लिखा है, अब कुछ नहीं सोचना, धनी मतलब क्रेडिट में ही लिखना है इसको। तो क्या? कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट। कितना है कमीशन अकाउंट? 410। उसके बाद व्यापार खर्च खाता। देखो खर्च है मतलब क्या होना चाहिए? मैंने जर्नल के नियम में भी बताया था, सभी खर्चे क्या होते हैं? सभी खर्चे होते हैं डेबिट। तो ये कहाँ पहुँचेगा? डेबिट में। व्यापार खर्च खाते को बोलेंगे ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। व्यापार खर्च खाता दिया है 475 रुपये का, 475। उसके बाद है विक्रय खाता। आपने जनरल में एंट्री बनाई होंगी, बताइए सेल्स अकाउंट डेबिट हुआ था या क्रेडिट हुआ था? जनरल में जब हम एंट्री बनाई थी कि माल बेचा, नगद बेचा या उधार बेचा, तो हमेशा सेल्स अकाउंट क्या हुआ था? वहाँ पर हमेशा सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ था ना, यानी कि सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट ही होता है। तो इसे क्या लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे, सेल्स अकाउंट।
अगर कोई नया अकाउंट्स आता है तो कम से कम उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए, हो सकता है उसका हिंट्स आपको कहीं ना कहीं मिल जाए। अब यहाँ विक्रय खाता है, सेल्स अकाउंट, आप सोचेंगे थोड़ा तो ध्यान आएगा कि जनरल में हमने सेल्स लिखते थे और हमेशा क्रेडिट में लिखते थे, तो आप इसको तलपट में क्रेडिट में लिख सकते हैं। एक टॉपिक है वापसियाँ उल्टी होती हैं। अगर विक्रय खाता डेबिट क्रेडिट है तो विक्रय वापसी खाता कैसा होगा, उल्टा इसका। विक्रय अगर क्रेडिट है तो विक्रय वापसी क्या होगा, डेबिट। तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न है 1120, 1120, 1120। वापसियाँ उल्टी होती हैं। विक्रय अगर क्रेडिट है तो विक्रय वापसी डेबिट होगी, अगर क्रय डेबिट है तो क्रय वापसी क्रेडिट होगी। आगे है देनदार खाता। ये शब्द आपके लिए नया होगा, देनदार, इंग्लिश में डेटर्स बोलते हैं इनको। कौन होते हैं ये? व्यापार की सबसे पहले तो ये संपत्ति होती है, संपत्तियों में भी ये चालू संपत्ति होते हैं। वह व्यक्ति जिनको उधार माल बेचा जाता है, वह व्यक्ति जिन्हें उधार माल बेचा जाता है, वे व्यक्ति देनदार कहलाते हैं, डेटर्स कहलाते हैं। क्योंकि उधार माल बेच दिया तो उनसे फ्यूचर में हमें पैसा मिलना ही है, तो इसलिए हमारी संपत्तियां होते हैं और संपत्तियों में भी ये करंट एसेट्स यानी कि चालू संपत्तियां होते हैं। तो डेटर्स हमारी संपत्ति है, यानी वह व्यक्ति जिन्हें उधार माल बेचा जाता है तो पैसे तो प्राप्त होंगे ही, इसलिए ये हमारी एसेट्स है। तो इसे कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। डेटर्स बोलते हैं इसको, बी साइलेंट होता है, डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट है 5950, 5950। अमाउंट लिखते समय ध्यान देने की बात है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन हम कॉमर्स के से रिलेटेड हैं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको विशेष ध्यान इसका रखना है कि इकाई के नीचे इकाई लिखनी है, दहाई के नीचे दहाई लिखनी है, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, हज़ार के नीचे हज़ार लिखना है। क्योंकि अगर अब अमाउंट इधर उधर आप लिखेंगे तो उसका टोटल लगाने में आपको दिक्कत बहुत होगी। अगर मैं ये 410 इधर लिख दूंगा तो टोटल लगाने में मुझे दिक्कत होगी, इसलिए बिल्कुल क्रम से अमाउंट लिखने की आदत डालिए। आगे है देनदार के बाद प्राप्य विपत्र खाता। ये दोनों एक ही चीज़ हैं, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। अब इनको भी उधार माल बेचा जाता है, इनको भी उधार माल बेचा जाता है। अंतर केवल इतना होता है, ये लिखित में नहीं होते, और जब ये लिखित में अपना टाइम दे देते हैं कि मैं इतने समय बाद भुगतान कर दूंगा, रिटर्न में दे देते हैं, तो यही देनदार किस चीज़ का रूप ले लेते हैं? प्राप्य विपत्र खाते का। यानी जो चीज़ ये लिख के देंगे फिर वो डेटर्स नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी प्राप्य विपत्र, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इसको शॉर्ट में BR अकाउंट लिखते हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। प्राप्य रिसीवेबल, विपत्र को बिल बोलते हैं। कितना है? 1600। यानी कि अगर हमने किसी ने हमने उधार माल बेच दिया, उससे ऐसी वादा हो गया, ठीक है भाई जब दे देना, तो वो डेटर्स कहलाएगा, देनदार। और उससे हमने लिखित में ले लिया कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो वो देनदार ना कहलाकर प्राप्य विपत्र कहलाएगा, वो पर्चा, उसकी सहायता से हमें भुगतान प्राप्त होगा फ्यूचर में। आगे बट्टा खाता। बट्टा डिस्काउंट होता है, नुकसान है, खर्चा है, इधर आएगा डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, जैसे इसमें कभी कभी स्टूडेंट्स को इंग्लिश में दिक्कत होती है कि इंग्लिश में इसको क्या लिखें, तो बोर्ड में तो इंग्लिश में आता ही है, और ये कंपलसरी नहीं है। यूपी बोर्ड हिंदी बोर्ड है, ये कंपलसरी नहीं है। यूपी बोर्ड में कुछ स्कूल इंग्लिश बोर्ड के चलते हैं, इंग्लिश मीडियम के, वो अलग चीज़ है। हम लोग हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो आप यदि चाहें तो इस क्वेश्चन को हिंदी में भी कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई क्वेश्चन के नंबर कट नहीं होंगे। मान लीजिए आपको नहीं पता ऋण खाते को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को हिंदी में ही कर दीजिए, आपको पूरे नंबर ही मिलेंगे, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर भी कोशिश इंग्लिश की ही की जाए, ज़्यादा अच्छा है। बट्टा डिस्काउंट हो गया। उसके बाद ऋण खाता। ऋण क्या होता है? लोन होता है, और यदि किसी व्यक्ति के ऊपर लोन होता है तो वो बोझ से दबा होता है, और जब दबा होता है तो उसके ऊपर वो दायित्व होते हैं, और जितने भी दायित्व होते हैं वो सारे के सारे क्रेडिट ही होते हैं। इसको बोलेंगे लोन अकाउंट। लोन अकाउंट कितना है? 1940, 1940। उसके बाद फर्नीचर। फर्नीचर बताइए, संपत्ति है ना, हमारे घर में फर्नीचर पड़ा है तो हमारी संपत्ति, हम बेचकर पैसा प्राप्त कर सकते हैं, तो ये एसेट्स है, इसलिए ये डेबिट में जाएगी। फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर
अकाउंट। और स्पेलिंग यदि आप गलत हो जाती है तो ये भी कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है। हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग अकाउंट पढ़ रहे हैं। थोड़ी बहुत इंग्लिश की ABCD इधर हो जाती है तो कोई इतना घबराने वाली बात नहीं है, चलती है, ठीक है। कोशिश सही लिखने की जाएगी। चुंगी खाता, चुंगी क्या होता है आप लोग इससे थोड़ा समझिए। चुंगी एक प्रकार का एक कर था, अब नहीं है, टैक्स था। क्या ये स्थानीय निकाय लगाते थे। एक स्थानीय निकाय का मतलब होता है जो शहर में नगर पालिका या महानगरों में नगर निगम होते हैं, तो जब उनके शहर में कोई किसी दूसरे शहर से माल आता था तो उस शहर के बिल्कुल बॉर्डर पे घुसने से पहले नगर पालिका या नगर निगम एक टैक्स लगाते थे जिसे चुंगी कहते थे। ऑक्ट्रॉय इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये चुंगी से उस नगर पालिका के खर्चे भी चलते थे, यानी ये केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कर नहीं है, ये स्थानीय निकायों का कर है जो स्थानीय सरकार भी कहलाती हैं। तो ये जो टैक्स है ये पहले लगाया जाता, अब नहीं लगाया जाता। आपने देखा होगा कि आज भी पुराने शहरों में या शहरों में कहीं कहीं चुंगी का नाम आता है कि ये बदायूं चुंगी है, ये चंदौसी चुंगी है, ये मुरादाबाद चुंगी है। मैं इस क्षेत्र का हूँ इसलिए इस क्षेत्र के बारे में जानता हूँ। आपके पास भी कहीं ना कहीं एक चुंगी होगी शहर के नाम से। तो उस शहर में जब माल इंटर होता है किसी दूसरे शहर से तो उसको टैक्स देना पड़ता था, तब वो शहर के अंदर घुसता था, तो वो चुंगी कहलाता था। लेकिन इसको किसी गवर्नमेंट ने समाप्त कर दिया है जब से ये चुंगी नहीं लगाई जाती है, ठीक है। लेकिन ये आज भी बुक्स में चल रहा है इसलिए लिखना है। चुंगी एक प्रकार का खर्चा है, इसको इंग्लिश में ऑक्ट्रॉय बोलते हैं, OCTROI, ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय अकाउंट। ये है 100। उसके बाद एक क्रय खाता। क्रय खाता गुड्स से संबंधित है, माल आता है इसलिए डेबिट होगा। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट है 10,280, 10,280। उसके बाद है क्रय वापसी खाता। अभी मैंने बोला था अगर परचेज डेबिट हुई है तो परचेज रिटर्न वापसियां उल्टी होती है ना, तो कहाँ पहुंचेगा ये, क्रेडिट में। परचेज रिटर्न अकाउंट कितना है, 150। उसके बाद है लेनदार। लेनदार क्या होते हैं, देनदार लेनदार एक जैसे मिले हुए शब्द है ना। तो अगर मैंने इसका मतलब बताया था जिन व्यक्तियों को उधार माल बेचा जाता है, तो आप इसका उल्टा कर दीजिए, जिन व्यक्तियों से उधार माल खरीदा जाता है। जिन व्यक्तियों से उधार माल खरीदा जाता है वो लेनदार कहलाते हैं। अब हमें उन्हें देना है, अब हमें उन्हें देना है, यानी हमारे ऊपर फिर बोझ आ गया। और जब बोझ आ जाता है तो वो क्या बनता है, दायित्व बनता है, लायबिलिटीज बनती है। इसलिए लायबिलिटीज मानकर इसको क्रेडिट में डाला जाएगा। इसको बोलते हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना है, 3020, 3020। कोशिश कीजिए सीधी सीधी आने की। बोर्ड पे लिखने और कॉपी में लिखने में बहुत अंतर होता है, थोड़ा बहुत शब्द इधर हो सकते हैं। कैश अकाउंट हमारी क्या है, संपत्ति है, जेब में नोट है तो बल्ले बल्ले, तो एसेट्स है ना। तो एसेट्स है तो क्या होगा, डेबिट। कैश या संपत्तियां एक जैसी ही वैल्यू रखती हैं लगभग। 5140, 140। उसके बाद है यात्रा व्यय। यात्रा व्यय क्या है, लिखा है, यात्रा व्यय क्या है, लिखा ना बीच में, व्यय। और व्यय क्या होता है, डेबिट होता है। सारे खर्चे डेबिट ही होते हैं, तो ये कहाँ पहुंचेगा, डेबिट में। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। एक्सपेंसेस माने व्यय होता है, एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर माने खर्चा होता है। कितना है, 620। उसके बाद है वेतन, सैलरी, ये भी खर्चा है तो ये भी कहाँ पहुंचेगा, डेबिट में। सैलरी अकाउंट है 520। अब इसका टोटल एक, हर कोई सा भी याद रखिए, कोई सा भी हम खाता बनाते हैं, याद रखिए तलपट एक खाता नहीं है, तलपट खाता नहीं है, तलपट एक सूची है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है क्या तलपट एक खाता है, तो तलपट एक खाता नहीं है। खाता होता तो जर्नल से बनाया जाता। ये एक सूची है जो कि खाता बही की सहायता से उसके शेषों के द्वारा बनाई जाती है।
अब टोटल एक ही लाइन में आना चाहिए। आपने देखा ये मेरा ऊपर खत्म हो गया, मैं ये टोटल यहाँ भी लगा सकता था, लेकिन नहीं, मेरा जहाँ मैं टोटल लगाऊंगा जो आमने सामने ही होना चाहिए। तो इसमें टोटल यदि जोड़ें तो ये टोटल आएगा, वैसे तो मैंने लिख रखा है, फिर एक बार जोड़ लेते हैं। 0 1 5 10 2 कैरी 1 और ये 10 19 20 अब कैरी 2 और ये आया 5 6 7 8 9, ठीक है, और ये 2। इधर का टोटल है 29 0 20। अब मैं यहाँ एक टॉपिक और लाया हूँ। यदि आप इधर का टोटल करेंगे, मैं नहीं कर रहा, मैंने तो कर रखा है, यदि आप इधर का टोटल करेंगे तो वो टोटल आएगा 29 0 10, यानी कि 10 रुपये कम। ये मैंने जानबूझकर, मैं क्वेश्चन लिया था तो मैंने देखा इसमें अंतर है, फिर मैंने इसको सही नहीं करा, क्योंकि ये भी हमारा एक टॉपिक बनाता है। यदि टॉपिक को सुनिए, इम्पोर्टेंट भी है, मैंने थ्योरी में भी पिछली में दिया था। यदि तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर नहीं आता है तो सर्वप्रथम अशुद्धियों को ढूंढा जाता है, अशुद्धियों को ढूंढा जाता है। यदि फिर भी बहुत जतन करने के बाद भी अशुद्धि नहीं मिलती है तो तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर करना ही होता है, दोनों पक्षों का योग बराबर करना ही होता है। यहाँ पे 10 रुपये हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिए, जो कि इसका टोटल 29 0 10 आ रहा है। आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अगर 20 आ रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आ रहा है, मान लीजिए 29 0 10 आ रहा है, तो तलपट के दोनों पक्षों का योग तो बराबर करा जाएगा। जिधर कम है उतनी अमाउंट लिख दी जाएगी। तो तलपट के दोनों पक्षों का योग जब बराबर नहीं आता है तो इस अंतर को कुछ समय के लिए, यानी जब तक कि अंतिम खाते नहीं बनाए जाते हैं, एक नया खाता खोलकर उसमें लिख दिया जाता है, जिसको सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं। सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस को उचंत खाता बोलते हैं। उचंत खाता या संदेह खाता या उद्धृत खाता, कई सारे इसके नाम हैं। जब तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर नहीं आता तो योग को बराबर करने के लिए उस अंतर को कुछ समय के लिए उचंत खाते में लिख दिया जाता है। और जब हम अंतिम खाते बनाते हैं तो ये गलती हमें पकड़ में आ ही जाती है, ठीक है। ये एक मैंने टॉपिक भी लिया है, आप देख लीजिए। इसका अंतर अगर 10 रुपये आएगा तो उचंत में लिखना, यदि बराबर आता है तो उसको मत लिखना, लेकिन वो आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं इसी तरह के क्वेश्चन भी आपको दूंगा, तो यही क्वेश्चन आपको करने हैं। यही 11th में भी आते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन उसमें नहीं आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।